आपको सबसे ज्यादा जो नाम मिला वो कौन सी नज्म से मिला? हम पढ़ते हैं वो शायद मदरसा, अब वो शुरुआती नज्म थी। हाँ, वो उसके बाद सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा बातें कौन सी नज्म की होती है? एक्चुअली मैं ज्यादातर मैं पीड़ा को आवाज दे रहा था, मैं आंसुओं को नज्म बना रहा था। तो वो चाहे कश्मीर की नज्म हो, फ़लस्तीन की नज्म हो, या हालिया दिनों में नजीब की माँ के लिए मैंने जो नज्म कही, मुझे याद है 2016 का मसला है, जामिया में मुशायरा था और मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला कि नजीब की माँ धरने पर बैठी हैं JNU के अंदर। वही 2-3-4 दिन हुआ था गायब हुए नजीब को। तो मैंने एक ऑटो पकड़ी और मैं मिलने गया। तब तो मेरे पास गाड़ी वाड़ी यहाँ होती नहीं थी और मैं उनसे मिल के लौट रहा था, तो ऑटो में नज्म हुई थी वो। मतलब मैं VP हाउस में रुका था, मैं एक मित्र के पास, तो लिख दी। JNU से आते हुए VP हाउस तक आते आते वो नज्म कही मैंने, और शाम में मैंने खड़े होकर के वो नज्म पढ़ी। कैसे लिखते हैं जब आती है? हाँ, ध्यान में आती है तो आपके पास कलम या कागज कुछ हो, अब तो मोबाइल का वो है नोट है तो उसमें आप लिख लेते हैं, तो नोट की और मैंने शाम में पढ़ी। तो वो अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में वो नज़्म फैली और मुझे लगता है कि मैंने जब वो नज़्म पढ़ता था तो मेरे साथ 20-20, 25-25 हज़ार की भीड़ रोती थी। मतलब कई सारे ऐसे मंजर। क्या कहा था आपने उसमें? वो मेरी नज़्म है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। तो वो बड़ी पीड़ा की नज़्म है वो। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद कई बार रोया हूँ उस नज़्म को पढ़ते हुए। तो मुझसे जो लोग कनेक्ट भी हुए मेरी शायरी की वजह से। दिल के सबसे करीब कौन सी आपकी नज़्म है? अब एक माँ से आप ये पूछें कि कौन से बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है तो बड़ा मुश्किल सवाल है। सबसे प्यार है एक आप प्रसव पीड़ा से जो माँ बेटे को जन्म देते, बेटी को जन्म देते गुजरती होगी, कोई भी शायर कवि कविता लिखते भी उसी दर्द से गुजरता है। तो मेरा मानना है कि सब मुझे बहुत प्रिय हैं। हाँ, कुछ नज़्में हैं जिन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई। भाई जैसे एक है ना, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, ये बहुत मेरी शुरुआती नज़्म है, पहली नज़्म है। हाँ। इसी नज़्म ने मुझे मतलब पॉपुलर किया, मैं ये मानता हूँ। और वो दौर था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। 2011-12 में कही गई नज़्म है ये। तब ब्लूटूथ से ऑडियो शेयर हुआ करता था, मल्टीमीडिया मोबाइल आ रहे थे। तो इस नज़्म ने ऐसी गुमनाम शोहरत दी कि मैं ट्रेनों में जा रहा होता था, बज रहा होता ये और बजता था और लोग मुझसे कहते हैं कभी इस शायर को सुनना है, बहुत अच्छा पढ़ता है। तो ये मेरे साथ खूब आप ही से कहते थे? तो मुझसे ही मैं मतलब अपनी नज़्म बज रही है तो मैं बड़ा ध्यान से सुनने लगता था। तो उनसे शायरी पे बात होती तो मैं कहता था क्या आप भी बताते नहीं होंगे कि मेरी है, बोलते होंगे हाँ भैया कैसी लगी? अंत में बताता था कि मैं ही हूँ, मैंने ही कही है। उस समय तो ये जमाना नहीं था ना कि फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट भी बहुत कम था। तो हम तो गाँव से आए थे, मैं जीमेल चलाना नहीं आता था, मतलब लिटरली नहीं आता था, मोबाइल हाथ में नहीं था, तो कोई संसाधन नहीं थे लोगों के बीच तक जाने के। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 2-4 लाइनें तो उसकी सुनाइए ना कम से कम। नहीं, वो मिला हमेशा चाहत का वो नज़्म एक्चुअली वो दौर ऐसा था कि देश में कहीं भी कुछ घट रहा था मदरसों से जोड़ दिया जाता था। तो मैंने मदरसों की जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो वहाँ से पढ़ के निकले हुए लोग थे, मैंने उनको एक मुद्दा बनाया और मैंने वो नज़्म कही, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। तो जो अच्छे लोग थे मैंने उनको उद्धृत किया इस नज़्म में। और ये नज़्म जहाँ भी सुनते थे लोग, मतलब मुझे कंधों पे उठा करके, जो मुशायरों में कभी नहीं होता था। मुशायरों में स्टारडम नहीं था, मतलब ये आप इस पर कभी विश्लेषण करिएगा। लोग आते थे, शायरों को सुनते थे, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, सुनते थे प्यार से, एक ऑटोग्राफ ले लेते थे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो, और सराह करके चले जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मुंबई में साकिनाका में ये मुशायरा था और मैंने जिस समय ये नज़्म पढ़ी है तो यही नज़्म पढ़ी है मैंने, और अगले 10 मिनट बाद फिर वो मुशायरा वहीं पे ख़त्म था और मैं लोगों के कंधे पर बैठ करके मालाओं से लदा हुआ मुझे गाड़ी तक लाया गया। तो फिर उसके बाद ऐसे दृश्य हर दिन होने लगे, फिर वो मतलब स्टारडम आता गया, ग्लैमर आता गया। फिर एक वो भी है, हम मुसलमान हैं, एक नज़्म मेरी थी जिस समय घर वापसी और ये सब बहुत सारे अभियान चल रहे थे। उस समय मैंने ये नज़्म कही थी कि मैं कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमा की आवाज़ पर बोल कर। तो इस नज़्म में मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। जब पहचान पर हमले थे तो मैं उस पहचान के साथ खड़ा होकर के, जब मैं कह रहा था कि हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, तो सिर्फ इमरान नहीं कह रहा था, एक पूरी नस्ल थी जो मेरे साथ गुनगुनाती थी मेरी इस नज़्म को। और मतलब मैं मानता हूं कि इन नज़्मों ने मुझे इमरान। और ये फिलिस्तीन वाली कब लिखी थी आपने? फिलिस्तीन की नज़्म मैंने 2012 में लिखी थी। 2012 में, तब इतना ये प्रकरण इतना बड़ा नहीं था। और लेकिन मैं सुनता था, मेरा हमेशा से। उसमें क्या कहा था आपने?
याद है कुछ? मैं अक्सर जब नज्म कहता था तो मैं सोचता था कि मैं उस जगह खुद को रखता था, आत्मकथात्मक नज्में। ये ट्रेंड मैंने शुरू किया। इससे पहले मुशायरों में या शायरी में कभी आत्मकथात्मक नज्में नहीं कही गई। जैसे पद्य में, मतलब गद्य में कहा जाता था, पद्य में नहीं कहा जाता था, ये विधा नहीं थी। तो मुझे लगता था जैसे मैं कश्मीर पे नज्म कह रहा हूँ तो मैं कश्मीर हूँ, मैं उसकी पीड़ा को वो बन के बोलता था। तो फ़लस्तीन की नज़्म थी, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। तो वो नज़्म बहुत सुनी गई, पूरी दुनिया में बहुत सुनी गई, मुझे अच्छा लगा। मैं जद्दा गया पहली बार तो मैंने वहाँ ये नज़्म पढ़ी, तो मेरे साथ ऑडिटोरियम में 2,500 लोग थे, इंडियन लोग थे, और मेरे साथ ज़ारों कतार रोए वो इस नज़्म में। और ठीक है, मैंने कहा ना आप परफॉर्म कर लेता था मैं अच्छे से, तो वो पहले शायरी पढ़ी जाती थी, मैं शायरी को परफॉर्म करता था, तो ये एक फ़र्क था। और उसी ने मुझे दिखता है आपके अंदर, नहीं मैं वो तो सिर्फ मोदी जी में, हम में नहीं। और वो कश्मीर वाली में आपने क्या कहा है? मैं कश्मीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, बड़ी वो भी बड़ी पॉपुलर नज़्म है। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं उजड़ी हुई, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मैं मतलब मेरा अपना मानना है कि पिछले 60-70 साल की जो भी कश्मीर की लड़ाई है, कश्मीर को लेके जो राजनीति है, उसमें कश्मीरियत मर गई, वहाँ की आवाम मतलब कहीं दूर खो गई। तो मुझे लगा कश्मीर क्या कहता है इस तमाम पहलू। ये भी तभी की लिखी गई, ये 2013 की नज़्म है ये। उस टाइम हालात शायद वहाँ खराब भी थे। कश्मीर का भविष्य एक किताब है, एक राजकिशोर जी ने संपादित किया है, मैं उसको पढ़ रहा था, फिर उसके बाद ये नज़्म हुई थी। ओके। वैसे आप बीजेपी पर हमला करना हो ना तो भी आप बहुत जल्दी से कुछ लिख डालते हैं। जैसे मैं एक पढ़ रहा था, गोबर को कोहिनूर बनाने में रह गए, बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। वो गोरखपुर में जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे थे और उधर जांच हो रही थी, तो अब मेरी एक विधा है, मैं अपनी विधा जल्दी लिख डालते हैं, कह देता हूँ। अब पता चला फेसबुक पे पोस्ट करना है, ट्विटर पे डालना है, तो ऐसे ही सोचता रहा कि कोई गद्य लिखने से बेहतर है कि 4 पंक्ति लिख दो, वो ज्यादा मार करती है, दूर तक जाती है, खूब वायरल होती है, उसका असर गहराई तक जाता है। तो मैं उसी भाषा में कोशिश करता हूँ। अब तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती होंगी, जब लिखना शुरू किया था तब उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, जाहिर सी बात है, और मुझे आता भी नहीं था, मैं इतना एक्टिव नहीं था सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो कह के मैं मंचों पे पढ़ता था तो लोग उसको टाइप करके फिर शेयर करते थे और उसके वीडियो शेयर होते थे। अब तो सुनते हैं कि जावेद अख्तर से मुलाकात हुई, वो काफी टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं अपने? जावेद साहब से बातचीत रही। जावेद साहब मुशायरे काम दिया था शायद नहीं, मुशायरे कम पढ़ते हैं वो। हाँ। मुझे कई बार फिल्में और ये मेरा, देखिए एक बहुत मजे की बात बताऊं, आप गुलजार साहब और जावेद अख्तर के बाद किसी तीसरे गीतकार का चेहरा नहीं पहचानते होंगे। वहां पैसा है और लेकिन शोहरत जो है वो गुमनाम है। यहां कवि सम्मेलन मुशायरों में पैसा कम है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस की वजह से आपकी फेस वैल्यू है। इमरान प्रतापगढ़ी को जितना लोग पहचानते होंगे उतना इरशाद कामिल को या फिर और जो गीतकार हैं उनको नहीं। उनकी मजबूरी है क्योंकि वो उन्होंने गीत लिखा, संगीतकार को दे दिया, उसने गाना बना दिया, पता चला मतलब जिसने गाया वो पॉपुलर हो गया। जगजीत साहब ने गजलें गाई जिनकी हमें भी बहुत दिन तक पता नहीं था कि इसका शायर कौन है, हमें लगता था जगजीत साहब की गजल है। आपने कुछ लिखी है फिल्मों के लिए? तो नहीं, मैं कभी ऑफर तो आए मैं हाँ बहुत कई बार ऐसा हुआ कि आप आइए उधर, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास एक दुनिया है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पैसे भी कम से कम मेरे लिए वहां से ज्यादा थे, तो मुझे ये दुनिया मुनासिब लगती। कुछ मैं कहीं पढ़ रहा था मुनव्वर राणा आपसे नाराज हो गए थे, कुछ हुआ था क्या? मैंने कहा ना, पीढ़ियों की एक जंग होती है, वो ट्रांसफर, वो राजनीति में भी है, वो मुशायरे में। और मैं राजनीति में इसीलिए घबराता नहीं क्योंकि मैं मुशायरों में ये सब झेल के आया हूँ। तो जिस समय मैं मुशायरे में आया, राहत साहब, मुनव्वर साहब, वसीम साहब, दिग्गज बड़े दिग्गज लोग थे और मैं नन्हे कदमों से चलने की कोशिश कर रहा था। मुनव्वर साहब का एक शेर है कि हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो मैं चलना सीख रहा था। और फिर राहत का साहब का एक शेर बड़ा, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो मैं रवायतों की सफ़ें तोड़ रहा था और उस तोड़ने में
कुछ लोग नाराज हुए, हालांकि अब वो खुश हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि आपने उस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हीं की लाइन कही है। सुनते हैं कि जब आप ये अपने नाम बना रहे थे और शोहरत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब अखिलेश जी आपसे बड़े प्रभावित हुए थे। आपको यश भारती जो दिया था, हाँ 2016 में मुझे उन्होंने यश भारती दिया। मैं उस वक्त तक पॉपुलर हो चुका था, कम से कम उत्तर प्रदेश में मतलब पूरे हर जगह पहचान थी मेरी, और वो यश भारती है ही। आज जिसका यश बढ़ा उसको उन्होंने पुरस्कार दिया, तो 2016 में मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने यश भारती पुरस्कार दिया। और सोचा होगा ना यूपी का ही है, तो अपना ही है। नहीं, यूपी के ही लोगों को मिलना था वो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए स्वाभाविक था, उसका क्राइटेरिया ही था। लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं, धर्मेंद्र यादव जी यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे वो, तो मैं उनका बड़ा मेरा तो समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं गए फिर? क्योंकि मुझे क्षेत्रीय राजनीति, मेरी पहचान राष्ट्रीय थी, तो मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का हिस्सा बन करके कोशिश हुई थी उधर से बुलाया था कि आइए, जाने दीजिए राज को राज रहने दो। ठीक है, मतलब अच्छा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब तो वैसे भी एक ही गठबंधन में आने की बातें हो रही हैं, आ जाए तो हो ही जाएगा।